दोस्तों साथी अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवां करंडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी कीमती राय से मुस्तफ़ीज़ करें। तो इमरान खान की करप्शन से जुड़ी हुई कहानियाँ, इनका मैं आज ज़िक्र करूँगा अपने वीलॉग में। इमरान खान किस तरह ये अपनी करप्शन को छुपाने के लिए एक ज़हन साजी मुहिम जो है ना ये चला रहा है, और उसका स्पॉन्सर कौन है और इमरान खान की असल स्ट्रेंथ क्या है उसका हम जिक्र करेंगे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक कौल जो आज के दौर में ये साबित हो रहा है, उसका मैं आपके साथ मैं शेयर करूंगा, और आप उसको देखिएगा कि किस तरह ये पूरा हो रहा है। और इमरान खान न्याजी क्यों जो है ना वो हमारे अदारों को और आइन को निशाने पर बना रहा है, निशाने पर रख रहा है, इसका मैं जिक्र करूंगा इस वीलॉग के अंदर। और इमरान खान न्याजी के पीछे कोई ना कोई है जो उसकी तनाबें हिला रहा है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, तो कहीं ना कहीं से उसको ये सपोर्ट हो रही है, जिसकी वजह से वो तमाम उछल कूद वो कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जिक्र करता हूँ इमरान खान की करप्शन की कहानी पर, और उसके बाद मैं फाशिज्म का भी जिक्र करूँगा आपको समझाने के लिए कि फाशिज्म क्या चीज़ है, और वो सारी खूबियाँ इमरान खान के अंदर जो है ना वो पाई जाती हैं। तो जैसा कि इमरान खान ने भी जिक्र किया है और अपने लोगों की ये जहन साजी कर रहा है कि तोशा खाने से जो इमरान खान न्याजी ने जो वारदात डाली है वो वारदात कोई जुर्म नहीं है, इसी के ऊपर बहस है। तोशा खाना से चीज़ें ख़रीदना तो जुर्म नहीं, मगर आगे बेचना जुर्म है, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीलॉग में भी और उससे पहले भी मैं जिक्र कर रहा हूँ। मगर जो अमाउंट जितनी डकैती इमरान खान न्याजी ने की है वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, और उसके ऊपर वो तहकीक हो रही है। तो इमरान खान न्याजी ने तकरीबन 145 मिलियन के करीब तोशा खाने से फ़ायदा उठाया है। तोशा खाने से वो तोहफे उसने ख़रीदे हैं, ख़रीद कर आगे बेचे हैं। तो इस बेचने के अमल को लोग इस तरह भी उसके जो हवारी हैं, जैसे ये गीला तीतर इमरान रियाज जो जर्नलिस्ट है वो उसको वो प्ली ये ले रहा है कि इमरान खान न्याजी ने इवन के अपने क्रिकेट के दौर में भी जितने भी उसको ये प्राइज़ वगैरह मिले उसने उसने सब बेच दिए। वो भी उसने गलत काम किया और ये भी तोहफे बेचकर गलत काम किया। 145 मिलियन के करीब उसने तोशा खाने के ऊपर डकैती की है, और पे कितना किया है, सिर्फ और सिर्फ 38 मिलियन के करीब उसने वो पे किया है। तो आप ये देखें कि 145 मिलियन के करीब तोहफे उसने लिए तोशा खाने से, और पे किया तकरीबन 38 मिलियन के करीब। तो फिर भी जो है ना हाँ ये तकरीबन बनता है, अगर आप में 107 मिलियन के करीब उसने तोशा खाने के ऊपर जो है ना वो डकैती डाली है। यानी कि इतना उसने रकम जो है ना ये कम देकर वो तोहफे खरीदे हैं, और उसके अंदर तकरीबन जो है ना 52 के करीब जो है ना वो तोहफे ऐसे हैं जिनका उसने एक पैसा भी एक धेला भी उसने नहीं दिया। तकरीबन 52 के करीब जिनकी मालियत बनती है तकरीबन कोई 8-9 लाख रुपए के करीब जिनकी मालियत बनती है, और एक धेला भी उसने नहीं दिया। और इमरान खान जाते जाते जो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी जो वज़ीर आज़म के ज़ेर इस्तेमाल है वो भी अपने नाम जो है ना वो ले गया है, वो भी साथ ही ले गया। लोग ये दावा करते हैं कि ले जी एक डायरी लेकर गया है, तो वो जो डायरी लेकर गया है तो वो डायरी के अंदर क्या उसने ये छुपाई हुई थी, ये बुलेट प्रूफ गाड़ी या सारे तोहफा सारी चीज़ें। तो ये अपना जो है ना ये एक अपना ये इमेज इस तरह ये बिल्ड कर रहा है, जो जैसा कि मैंने ये जिक्र किया कि जेन साजी की मुहिम जो है ना ये चला रहा है, क्योंकि अपना नैरेटिव बिल्ड कर रहा है। जो उसकी चोरियां पकड़ी जानी है, जो डकैतियां उसकी पकड़ी जानी है, तो उसके अपनी कौम यूथ को इसके ऊपर तैयार कर रहा है कि ये डकैतियां डकैतियां नहीं, ये मेरा हक था जो मैंने किया है। और इसकी सारी फंडिंग जो इसकी इलेक्शन, क्योंकि इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि पाक ये सबसे ज़्यादा फंडिंग तहरीक इंसाफ की है, और सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर फोकस भी उन्होंने किया हुआ है, क्योंकि इस तरह ये लोगों की जहन साजी कर रहे हैं, लोगों को अपना ज़हनी ग़ुलाम बना रहे हैं। तो लोगों को नज़रियात सल नहीं कर रहे, लोगों को असल चीज़ें वसल नहीं कर रहे, अपनी चोरियों
की प्रोटेक्शन जो है ना वो उसके ऊपर उन्होंने कैसे दफ़ा करना है, तो ये चीज़ें जो है ना ये वो सेल कर रहे हैं। तो इमरान खान न्याजी पर ये पूरी तरह ये फिट एक आता है चोर मचाए शोर, कि अपनी चोरी जब इसकी पकड़ी गई है तो वो जनाब जो है ना इतना वावेला मचाता है और बाकी उसको इतना जो है ना वो फैलाना चाहता है ताकि असल हदफ जो है ना वो असल हदफ दूर हो जाए, इसकी चोरियां छुप जाएं। और इस वक्त जो इसने अपना बयानिया जो बनाया है, जो नैरेटिव बिल्ड किया है अमेरिका मुखालफ, उसकी भी एक वजह है। तो लोग इसकी कारकर्दगी पर जिक्र नहीं कर रहे, उसके बयानिया डिस्कस हो रहा है। हालांकि इसने तकरीबन पौने 4 साल हुकूमत की है, तो डिस्कस ये होना चाहिए कि आपने क्या कंस्ट्रक्टिव काम किया है, तो उसको मैं किस तरीके से मैं सेल कर रहा हूँ। तो ये मेरा जो है ना ये मेरे शोल्डर पर, पॉलिटिकल शोल्डर पर लगे हुए फूल है मेरी कारकर्दगी, मगर उस तरफ नहीं आएंगे। ये नैरेटिव, फिर नैरेटिव जो है ना ये बनाते जाएंगे, बिल्ड करते जाएंगे, लोगों के अंदर सेल करते जाएंगे, फ्लॉप होते जाएंगे, नया एक नैरेटिव बिल्ड करेंगे। और चूंकि इनके पास फंड बहुत ज़्यादा है, फंड का सोर्स क्या है, बैरून बैरून मुल्क, फॉरेन फंडिंग का केस भी यही है। और इसके ऊपर मेरी मौजूदा हुकूमत जो है उन्होंने इलेक्शन रिफॉर्म्स करनी है, तो मेरी उनसे ये गुजारिश है कि फॉरेन फंडिंग चाहे वो पाकिस्तानी भी हों तो उनके ऊपर भी जो है ना ब्लॉक होना चाहिए। पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क बैठे हुए हैं जिनकी दूसरे मुल्कों की शहरियत है, तो उनका कोई हक नहीं कि वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर आकर फंडिंग कर कर इस तरह की जमातों को, जो फासिस्ट जहन की हामिल जमातें हैं, तो उनको जो है ना फंडिंग करे और हमारे मुआशरे में, पाकिस्तान के मुआशरे में गड़बड़ जो है ना वो पैदा करे। तो ये सारी ज़्यादा फंडिंग इनकी होती है। ये बाहर से, कनाडा भी वन ऑफ द टॉप कंट्री है जो ये करता है फॉरेन फंडिंग जो कर रहा है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इनको जो सपोर्ट कर रहे हैं, इनको या तो जानते नहीं है, जान के आंखें जो है ना वो मूंद कर बैठे हुए हैं। अमेरिका मुखालफ बयानिया इसने क्यों दिया, क्योंकि अगर आप ये देखिए हामिद मीर के साथ एक आसफ अली जरदारी का इंटरव्यू जो 2019 में जो ऑन एयर था, और ऑन एयर होने के बावजूद उसको बंद कर दिया गया, क्योंकि वो उस इमरान खान न्याजी की हुकूमत के मुताबिक वो रेड लाइन क्रॉस कर रहा था। उस वक्त आसफ अली जरदारी साहब ने ये मेंशन किया था आरफ नकवी के हवाले से, कि उसके ऊपर जो है ना ये केस बन रहे हैं, जो कि इमरान खान न्याजी का बहुत बड़ा स्पॉन्सर है, इस वक्त अमेरिका की तहवील में है। तो अमेरिका के अंदर भी इस पर केस बनने हैं और उसकी कड़ियाँ जाकर मिलेंगी, इमरान खान न्याजी के साथ उसकी कड़ियाँ मिलेंगी। तो फॉरेन फंडिंग केस भी इन्हीं वारदातों की गर्द वो घूमता है, और इन्होंने बहुत से के अपने अकाउंट्स वगैरह छुपाए हैं। तो इसके अंदर उन्होंने रगड़े जाना है, इसलिए ये बयानियाँ बिल्ड कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जिसकी सरदार सिकंदर सुल्तान जिसकी वो तारीफ़ करते नहीं थकते, उनको इनके इल्म में है, इनको अपनी चोरियों का पता है, और उनको पता है कि मुतवक्का फ़ैसला क्या हो सकता है। इसलिए उन्होंने सरदार सिकंदर सुल्तान को निशाने पर बनाया हुआ है। ये किसके निशाने पर बनाया हुआ है, इनकी हरकतों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि ये जिस तरह ये नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, पाकिस्तान को अनरेस्ट की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, तो ये फाशिज्म की इनके अंदर ये पूरी पूरी निशानियां जो हिटलर में के अंदर थी, पूरी पूरी इनके अंदर हैं। एक शाह खानदाना ने तकरीबन कोई 7-8 मिनट के करीब जो है ना उसका एक क्लिप है, वो आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो जिसके ऊपर आल तक उन्होंने इमरान खान न्याजी का नाम नहीं लिया, हिटलर को और ट्रंप को उन्होंने एड्रेस किया है, मगर चूंकि ये सारी निशानियां इमरान खान के अंदर हैं, तो इसलिए शहबाज गिल समेत पीटीआई की जो कोर टीम है इसके ऊपर वो तपी हुई है कि हम जो है ना इसको ये शाहज़ेब खानज़ादा के ऊपर तपी है कि उसने ये इस तरह का प्रोग्राम उसने ये क्यों किया। तो अभी इमरान खान न्याजी की भी करप्शन है, इसके अलावा स्पीकर असद कैसर की करप्शन भी जो है ना वो भी रडार में आ गई है। उन्होंने तकरीबन 200 के करीब आए हैं जो रूल्स को बलडोज करके उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर उन्होंने नौकरियां दी, और अपने बहनोई को केपीके में पहले एक 17 ग्रेड में भर्ती किया,
اس کے بعد اس کو جب یہ اسپیکر ہو گیا ادھر قومی اسمبلی کا، اس نے ادھر پروموٹ کیا، اور جاتے جاتے تقریباً یہ کر گیا اس کو 19 گریڈ میں اس کی پروموشن جو ہے نا یہ کر کر چلا گیا صرف جاتے جاتے، جو کہ خلاف ضابطہ تھی۔ تو عمران خان نیازی کا اس وقت تقریباً 8 سال سے لٹکے ہوئے جو کیس ہے فارن فنڈنگ کا، بہت مضبوط کیس ہے ان کے خلاف، اور ڈیلینگ ٹیکٹس ہمیشہ ان کی طرف سے ہوتے رہے ہیں۔ ابھی پھر دوبارہ جو ہے نا یہ پٹیشن لے کر وہ چلے گئے ہیں کورٹ میں کہ الیکشن کمیشن کو پابند کیا جائے کہ باقی جو 17 پارٹیاں ہیں ان کی قسمت کا فیصلہ بھی، ان کی فارن فنڈنگ کا فیصلہ بھی 1 مہینے کے اندر کیا جائے۔ تو بھائی یہ کیوں؟ ان کے خلاف تو کوئی عام شہری جو ہے نا وہ گیا نہیں ہے ان کی فارن فنڈنگ کے کیس کے خلاف۔ آپ نے ان کو بیچ میں جو ہے نا وہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، اور آپ بڑا معصوم بننے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ فارن فنڈنگ آپ اکٹھا کرتے ہیں۔ آپ کی پارٹی کا جنرل سیکرٹری جو کہ اس وقت ایک عام شہری ہے، صاحب کا جنرل سیکرٹری اور بانی رکن، تو وہ آپ کے خلاف گیا ہوا ہے تقریباً 8 سال سے۔ آفرین ہے اکبر ایس بابر کا پر کہ جس نے ہمت نہیں ہاری، اور وہ تسلسل کے ساتھ آپ کا وہ پیچھا کر رہا ہے۔ تو آپ اس سے راہ فرار حاصل کرنے کے لیے آپ جو ہے نا اس کو جو ہے نا اور ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں۔ چوری آپ کی پکڑی گئی ہے، آپ کہتے ہیں کہ سارے گاؤں کو جو ہے نا وہ اس کے اندر جو ہے نا رگڑا جائے، سب کی انویسٹیگیشن کی جائے۔ جب ان کا ٹائم آئے گا، جب ان کی چوریاں پکڑی جائیں گی تو یقیناً ان کی بھی ہوں گی، مگر اس وقت آپ اپنی تو نبھائیں۔ اور آپ جس طرح یہ ایک تسلسل کے ساتھ آپ نے اس وقت دو بندے بلکہ 3 ادارے آپ کے نشانے پر ہیں اس وقت۔ ایک الیکشن کمیشن آپ کے نشانے پر ہے کیونکہ فارن فنڈنگ کے آخری مراحل میں ہے، دوسرا پاکستان کی عدلیہ آپ کے نشانے پر ہے، جسٹس عطا بدیال اسپیشلی، اور تیسرا آپ کا نشانے پر ہے جنرل باجوہ۔ تو آپ اداروں کے اندر جانا یہ پھوٹ ڈلوانا چاہتے ہیں، کیونکہ آرمی ایک واحد ادارہ ہے پاکستان کی، اور آرمی کسی ملک کی جغرافیائی حدود کی اور جغرافیائی حدود کے تحفظ کی ضامن ہوتی ہے۔ تو آپ اس ادارے کے اندر جو ہے نا پھوٹ ڈالنے کی سازش کر رہے ہیں، اور کیونکہ یہ ایک چین آف کمانڈ کے ذریعے چلتا ہے، اپنا جو ہیڈ ہوتا ہے اس کے پیچھے جو ہے نا وہ چلتی ہے، مگر آپ اس کو سنگل آؤٹ کر کے آپ ادارے کے اندر جو ہے نا یہ پھوٹ ڈلوانا چاہتے ہیں، کیونکہ دنیا کے سامنے جو ہے نا یہ عراق کی، شام کی اور افغانستان کی مثالیں سامنے ہیں کہ جہاں پر ان کی آرمی سینٹرل چین آف کمانڈ کے اندر نہیں تھی، اور آج دیکھیں کہ ان ملکوں کا حال کیا ہے۔ تو آپ پاکستان کو ڈی اسٹیبل کرنے کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، اداروں کے اندر جو ہے نا آپ تنازع کھڑے کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے آئین کے ساتھ جو ہے نا یہ کھلواڑ کیا، ایک طرف جو ہے نا یہ آپ کے ڈپٹی اسپیکر نے یہ رولنگ دیتے ہوئے کہا تھا آئین کے آرٹیکل 5 کے مطابق جو ہے نا ریاست کے ساتھ وفادار ہے پاکستان کا ہر شہری۔ تو جب آپ یہ ریاست کے خلاف آپ نے یہ جنگ شروع کی ہے، تو کیا آرٹیکل 5 کی ڈیفینیشن کے اوپر آپ اس وقت آپ پورا اتر رہے ہیں؟ آپ کے اندر جو ہے نا یہ فاشسٹ پرسن کی، ہٹلر کی تمام تر کوالٹیاں آپ کے اندر موجود ہیں۔ تو فاشزم کیا ہے؟ فاشزم یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ اپنی سیلف ایگو کا شکار ہوتا ہے، اپنے آپ کو آئین اور قانون سے اپنے آپ کو وہ بالا تر سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے جو فیصلہ میرا ہے وہی فیصلہ قانون کا ہوگا، میں ہی منصف ہوں، میں ہی قانون ہوں۔ اور یہ چیزیں جو ہے نا یہ فاشزم کی نشانی ہے، اتھارٹیرین جو ہے نا یہ مینٹیلٹی ہوتی ہے فاشسٹ پرسن کی۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے اندر ہیں، آپ کو پارلیمنٹ کی سپرمیسی کے اوپر یقین نہیں رکھتے، آپ آئین اور قانون کے اوپر آپ یقین نہیں رکھتے، آپ اس آئین اور قانون کو مانتے ہیں جو آئین اور قانون آپ کو فیور کرے۔ تو حالانکہ قانون نے اپنا شہادتوں کے اوپر اپنا راستہ بنانا ہوتا ہے، کسی کی خواہش کے اوپر نہیں بنانا ہوتا۔ تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا میں قول آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں کہ جب ان کی حکومت کا 4 اور 5 کی درمیانی شب جب کو کیا گیا، ضیاء الحق نے کو کر کے ان کی
हुकूमत हटाई तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने ये बोला था कि जो कोई भी अगर ये पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ किया गया, अगर ये coup कामयाब हुआ और आइन की बालादस्ती ना हुई, तो कोई भी रास्पुतीन या मुसोलिनी टाइप का पर्सन आकर मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जाएगा। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने 4 और 5 जुलाई 1977 की दरमियानी शब ये अल्फाज बोले थे। तो इस वक्त जो आप काम कर रहे हैं, तो ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अल्फाज जो है ना, वो आज उनकी कही हुई बातें आज सच साबित हो रही हैं। उन्होंने एक और भी बात अपनी अपनी बुक में "आई एम असैसिनेटेड" के अंदर बोला था कि अगर किसी ने आइन के साथ ये खिलवाड़ करने की कोशिश की, तो एक ऐसा आइनी बहरान जन्म लेगा जिसको संभालना बड़ा मुश्किल होगा। तो उसको संभालते संभालते जो है ना, हमें काफ़ी अरसा लगा। 18वीं तरमीम हम लेकर आए, मगर उसके बावजूद कि 18वीं तरमीम आइन के अंदर मौजूद है, फिर भी जो है ना, आप आइन आइन के ऊपर आप आइन पर नाकाबजनी कर रहे हैं। आइन को जो है, आप आइन के साथ आप खिलवाड़ करने की आपने कोशिश की है। तो पाकिस्तान को जो है ना, आप हिटलर, रास्पुतीन और मैसोलिनी के ट्रंप के आप फ़लसफ़े के ऊपर चलकर पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाह रहे हैं। मगर इस वक्त जो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अदारों ने अपने आप को न्यूट्रल रखा हुआ है, और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इस चीज़ पर मुतफिक और फ़िक्रमंद हैं कि पाकिस्तान को इन बहरानों से हमने कैसे निकालना है। तो यकीनन यकीनन वो इन बहरानों से निकालेंगे, और इसके ऊपर जो आप मार्केट के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी ने जो है ना, इस्टेब्लिशमेंट की अहम पर जो हरकतें की हैं, आप उनको जो है ना, ये बार बार जो है ना, ये आप उनको फ्लोट करते हैं कि इस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ उन्होंने ये इस तरह नाजेबा चीज़ हरकतें उन्होंने की, उनकी तस्वीरें वगैरह फेंकी। तो जो मुल्की मफादात होते हैं, वो सब चीज़ों से बालातर होते हैं, और ये जानते बूझते हुए कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ कितनी ज़्यादतियाँ की हैं, और कितने फेक केस मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ अली ज़रदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के ख़िलाफ़ मियां नवाज शरीफ और उनके उनके पैरोकारों ने बनाए हैं। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, क्योंकि पिछली गलतियों से सबक सीख कर आगे आगे बढ़ना ही इसी के अंदर है, हिकमत होती है। ऐसे ही मुल्क तरक्की करते हैं। तो इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी का जो लंदन का दौरा था, और मियां नवाज शरीफ के साथ मुलाकात भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर जो है ना, वो जिन शिक्कों के ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका, और जिनकी वजह से ये आइनी बहरान जो है ना, ये आपने पैदा करने की कोशिश की, तो उनको एड्रेस करने के लिए एक फ्यूचर के पार्लियामानी निज़ाम को सिक्योर करने के लिए बिलावल भुट्टो ने मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात की लंदन में। और यकीनन इन चीज़ों का एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह ये स्पीकर ने तहरीक अदम एतमाद के दौरान नेगेटिव रोल प्ले किया है, तो इस चीज़ को भी जो है ना, ये आइन के अंदर इसको भी पाबंद करना चाहिए कि अगर स्पीकर कोई इस तरह की हरकत करे, तो उसका जो है ना, उसका एंटीडोट क्या है, तो उसका आइन आगे क्या डायरेक्शन देता है। जिस तरह पंजाब में परवेज़ इलाही इस तहरीक अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद दबाकर बैठा हुआ है, तो आइन का जो ग्रे एरिया है उसको ये लोग अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक बैड एक्सपीरियंस हुआ है सियासी जमातों को, और उनको इसके ऊपर गौर व फिक्र करके आइन साजी करनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में कोई भी मुहिम जो इस तरह की हरकत ना कर सके। क्योंकि अपने इक़्तिदार के लिए तो सब सोचते हैं, आप अपने लिए सोच रहे हैं, मगर सही सियासी जमातें, नज़रियाती जमातें वो होती हैं जो मुस्तक़बिल के लिए सोचें, जिसमें आपका भी फ़ायदा हो सकता है और दीगर जमातों का भी फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि पाकिस्तान पार्लिमानी निज़ाम के तहत ही आगे चलेगा, और पार्लिमानी निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए उसके अंदर जितने भी जो है ना, वो फ्लॉज हैं,
ان کو دور کرنا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی جو ہے نا اس طرح کا چیلنج آتا ہے، تو کیونکہ انپریسیڈنٹڈ یہ چیلنج ہوتا ہے، تو پھر ظاہر ہے پھر اس کے اوپر جو ہے نا یہ غور و فکر کر کے تو مستقبل میں اس کا راستہ روکنے کے لیے پیش بندی جو ہے نا یہ کرنا صحیح سیاسی جماعتوں کا یہ کام ہوتا ہے۔ تو اسی کے اوپر یہ موجودہ حکومت جو ہے نا اس کا ٹارگٹ یہی ہے، آپ ان کے لیے بوبی ٹریپ چھوڑ کر گئے ہیں، آئی ایم ایف کے جو آپ نے معاہدے کیے، تو وہ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ان چیلنجز سے کس طرح نپٹتے ہیں، کیونکہ عام آدمی کا مسئلہ اس وقت بھی مہنگائی ہے۔ تو اس حکومت کو بھی سنسیئرلی اس کے اوپر جو ہے نا یہ غور کرنا چاہیے کہ آپ نے عمران خان نیازی کو اتار کر آپ نے بہت اچھا کام کیا، مگر اگلا سب سے اہم اور سب سے کٹھن مرحلہ یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو ریلیف کیسے دینا ہے۔ ساتھ ساتھ آپ اپنی جو آئین میں جو فلاز ہیں ان کو بھی آپ نے کور کرنا ہے، آپ نے ای وی ایم مشین وغیرہ ان کو واپس کرنا ہے، جو اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان کے ووٹنگ کے حق کے اوپر بھی آپ نے دوبارہ غور کرنا ہے، کیونکہ ان کو اگر وہ پاکستان میں جا کر ووٹ دیتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، باہر بیٹھ کر اگر کوئی ڈیول نیشنل ہے تو اس کو ووٹ دینے کا نہ فنڈنگ کرنے کا کوئی حق ہونا چاہیے، نہ ووٹ دینے کا اس کو کوئی حق ہونا چاہیے۔ تو خیر یہ میری جو ہے نا یہ سوچ تھی، فکر تھی، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اگر آپ متفق ہیں تو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، تو انشاءاللہ پھر اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، کانسٹیٹیوشن زندہ باد، پاکستان کے تمام ادارے زندہ باد، پاکستان کے عوام زندہ باد، جمہوریت زندہ باد۔ بہت بہت شکریہ۔